हेलो क्लास 7। आज हम आपके क्लास के साइंस सब्जेक्ट में जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नेम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। का नेम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, साथ ही साथ ये ऐसा चैप्टर है क्योंकि जब तक आप ये चैप्टर नहीं समझेंगे आपको कोई भी साइंस की चैप्टर हो, चाहे वो फिजिक्स से हो, चाहे केमिस्ट्री से हो, चाहे किधर से भी हो, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। सारी चीज़ों में हम क्या देखते हैं, सारे सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ आपको दिखेगा, है ना, जिसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है या कोई ना कोई फॉर्म बनता है किसी चीज़ का, ठीक है। तो सारे चीज़ होते किस तरह, तो वो फॉर्म क्या होता है, या तो केमिकली चेंजिंग होने के कारण होते हैं उनमें, या तो फिजिकली चेंजिंग होने के कारण होते हैं, ठीक है। तो जिसके बारे में हम बेसिक डिटेल्स में जानेंगे जब हम चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो, ठीक है। लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए, ये चैप्टर आपके हर चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है साइंस के, अभी ही नहीं, आने वाले हर क्लास के लिए, ठीक है। क्योंकि जब तक हम इन चेंजेस को नहीं समझेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, तब तक हम चीज़ों को समझने में असमर्थ होंगे, ठीक है। तो अब इसमें हमें जो है कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है, पहले उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, टर्म्स टू रिमेंबर, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है भाई, तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेस बाय विच एनी सॉल्यूट गेट्स डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। वह प्रोसेस जिससे कोई सॉल्यूट क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में। अब आप पूछोगे सॉल्वेंट क्या होता है, तो सॉल्वेंट वह सब्सटेंस है जिसके अंदर किसी भी चीज़ को हम मिक्स करके सॉल्युबल करना चाहते हैं, ठीक है, यानी उसके अंदर मिला देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बोले शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और शुगर उसका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूट, जैसे भी शुगर सॉल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस चीज़ को समझाने का, शुगर सॉल्यूशन, शरबत पीते हैं, ठीक है। तो वाटर में क्या करते हैं, कैसे हो गया, हम उस सॉल्यूट को वाटर के अंदर, यानी वाटर सॉल्वेंट के अंदर हम क्या करते हैं, पूरा मिक्स कर करके ऐसा कर देते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वाटर का, उसके बीच में वो सॉल्यूट है इतना छोटा, बारीकी इतने फाइन पार्टिकल्स में आ जाता है कि वो ट्रैप्ड हो जाता है उन इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, किसके, वाटर के। आया बात समझ में। तो जो हम सॉल्यूट, जब हम उसको सॉल्यूट करना जाए, जब हम उसको मिक्सिंग करते हैं, तो वो सॉल्यूट क्या होता है, एकदम फाइन पार्टिकल्स में टूट करके क्या होता है, वाटर के इंटरमोलिकुलर स्पेस में वो जाके सेट हो जाता है। और यही वजह है, तो वाटर का इंटरमोलिकुलर स्पेस, क्योंकि वो सारा चीज़ वाटर से ही बना हुआ है, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस भी क्या होंगे, समान होंगे, है ना। दो पार्टिकल्स, चार पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा, जो क्षेत्र खाली होगा उन चारों पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, वो हमेशा हर जगह पे समान होंगे। तो समान जगह है तो इसीलिए वो क्या होता है कि वो चीनी का जो फाइन पार्टिकल्स है वो क्या कहता है, समान रूप से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको कहते हैं कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वाटर के अंदर, यानी एक समान की तरह। और तभी आप शरबत जो पीते हैं वो आपको क्या होता है, आप एक घुट पिए तो भी उतना ही मीठा लगेगा, दूसरा घुट पिए तो भी उतना ही मीठा लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो वही क्योंकि सेम इंटरमोलिकुलर स्पेस में हमारा शुगर क्या होता है, जाकर ट्रैप्ड हो जाता है, ठीक है, यानी उसके अंदर फिक्स हो जाता है, ठीक है। और आप देखे भी होंगे, ठीक है, जब हम चीनी को डालते हैं तो कभी कभी आप देखना, ज- आप थोड़ा सा अगर सॉल्युबल करोगे उसको, ठीक है, तो वाटर का लेवल नहीं बढ़ता है, क्यों भाई, सॉल्युबल करना चाहिए कि, तो अगर वो उसके अंदर वो पार्टिकल जमा हो जा रहा है तो वो तो भाई क्या होता है, उसका वाटर का लेवल हाई होना चाहिए। ये आगे की क्लास में पढ़ना है, लेकिन बस जानकारी के लिए बता देते हैं आपको। तो इसमें वो होता है, वो भी क्यों होता है कि लेवल क्यों नहीं बढ़ा, कुछ देर तक आपका लेवल इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि जो वाटर के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं, पहले वो शुगर क्या करेगा, उसको फिल करेगा। अगर वो फुलफिल हो जाएगा तब तो फिर वो वाटर का लेवल बढ़ा देगा। यानी अगर हम मान लो किसी खाली ग्लास में अगर कोई चीनी डालना है, ठीक है, उसको मिक्स किया हमने, ठीक है, तो पहले क्या होगा, जो भी स्पेस खाली बचे हुए हैं किसमें, वाटर के इंटरमोलिकुलर स्पेस में, वहाँ पे वो पहले शुगर पार्टिकल उसको क्या फुल्ली फुलफिल कर देगा। और जब वो फुल फिल हो जाएगा, पूरा फुलफिल, ठीक है, तब जो बचा हुआ वाटर का पार्टिकल है, सॉरी शुगर का पार्टिकल से क्या करेगा, उसको उस वाटर के लेवल को राइज करने में काम आ जाएगा, ठीक है। और फिर वो फर्दर घुलेगा भी नहीं, क्योंकि अब अंदर जगह ही नहीं तो घुलेगा कहाँ से। चीनी क्यों घुलता है, कभी आप ट्राई करके देखना। आप 4 चम्मच चीनी डालोगे तो इजली हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद वो पूरा का पूरा चीनी दिखाई ना दे,
थोड़ा सा एकदम जो बचता है लास्ट में वो दिखाई देगा। लेकिन वही 12 चम्मच डाल दो एक गिलास पानी में, देखना वो कभी घुलेगा ही नहीं। कितना भी आप सर फोड़ के रह जाओगे लेकिन थोड़ा थोड़ा वो बच ही जाएगा। अब आप सोचोगे कि भाई मैं तो घुमा ही रहा हूँ, उतना सारा पहले का चीनी था वो तो गायब हो गया, फिर ये क्यों नहीं हुआ? तो वजह क्या थी इसकी? वजह यही थी कि अब वाटर के पास जो इंटरमोलिकुलर स्पेस था वो क्या हो गया, फुलफिल हो चुका है। ठीक है, तो चूंकि ये चीज़ जानना जरूरी नहीं था लेकिन इंटरेस्टिंग है ना, उम्मीद अच्छा लग रहा होगा सुन करके, तो इसलिए मैंने एक जानकारी के तौर पे इसे आपको बता दिया। ठीक है, सेकंड क्या है, जो मेल्टिंग है। तो मेल्टिंग क्या है, तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म बाय हीटिंग। यानी किसी सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में, ठीक है, किसी सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में, ठीक है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, यानी हीट का यूज़ करके अगर करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे आयरन को मेल्ट करते हैं, आयरन इंडस्ट्री में करते हैं, स्टील को मेल्ट करते हैं, क्यों? हमें तरह तरह के उससे प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, है ना, तो वहाँ हम मेल्टिंग करते हैं। ठीक है, क्या आयरन अपने आप वो क्या मेल्ट कर जाएगा, क्या पिघल जाएगा? नहीं पिघलेगा ना, क्यों? क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जो टेम्परेचर होता है वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है, काफ़ी हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है। ठीक है, जो आप इजली दे भी नहीं पाएंगे, घर में भी नहीं दे पाएंगे कि वो मेल्ट कर जाए। उसके लिए हम वैसा मशीन्स यूज करते हैं जो हेवी हीट को सप्लाई करता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप शायद जानते भी होंगे पहले से, नहीं जानते तो सुन लीजिए कि एक ऐसा रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज इवॉल्व, जो कह रहा है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन होने के बावजूद जब आपका प्रोडक्ट निकलता है तो प्रोडक्ट के साथ साथ हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो जब आप एग्जाम्पल अगर आएगा तो आप खुद समझ जाएंगे, तो इसलिए उस समय का वेट कीजिए। इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, एब्जर्व हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है बर्निंग, a chemical reaction in which heat and light with a high flame। ठीक है, बर्निंग कहता है केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एंड लाइट, इन विच हीट एंड लाइट विद अ हाई फ्लेम आर गिवन आउट। ठीक है, यानी कि एक ऐसे केमिकल रिएक्शन में जिसमें आपको हीट भी निकले, लाइट भी निकले और एक हाई फ्लेम में निकले, है ना, यानी ये यही क्या होगा, इसी को हम बर्निंग कहेंगे। आपका जो माचिस को बर्न करते हैं, आपको लगता है कि ये माचिस बन गई, वो भी क्या है, वो भी एक रिएक्शन ही है ना। ऑक्सीजन सप्लाई हुआ उसके अंदर, ठीक है, सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई हुआ, जो मिनिमम ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, वो सप्लाई किया गया, और तो तभी जाके वो क्या होता है, वो इग्नाइट होता है ना, नहीं तो वो नहीं होगा। ओके, और वो जो टेम्परेचर जो होता है जिसपे आप चीज़ों में फायर प्रोड्यूस करवाते हैं, उसके मिनिमम जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है, तो हर सब्सटेंस का अपना एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, इग्निशन बना इग्नाइट से। ठीक है, यानी वह टेम्परेचर जो चिंगारी लगाने, इग्नाइट मतलब क्या कहते हैं, हम चिंगारी लगाना कह सकते हैं। ठीक है, यानी जो मिनिमम उसको टेम्परेचर चाहिए उसके अंदर चिंगारी लगने के लिए, वो क्या कह सकते हैं, या आग लगने के लिए बोल सकते हैं, वही उसका क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर। यानी अगर मान लो कोई किसी चीज़ को अगर 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, उसका इग्निशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और आप जिस चीज़ से उसको टेम्परेचर रेज कर रहे हो वो 99 डिग्री तक ही पहुंच रहा है, तो उस केस में आपको क्या होगा, वो बर्न नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपने 100 पहुंचाया टेम्परेचर को किसी भी माध्यम से, तो वो क्या करेगा, वो बर्न करना शुरू कर देगा, यानी उसके अंदर वो इग्नाइट कर हो जाएगा, है ना। उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें हम इग्निशन प्रोड्यूस करा चुके होंगे, है ना। अब पूछते हैं क्रिस्टल, लास्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ थिंग्स टू रिमेंबर में, क्रिस्टल क्या होता है। तो प्योर सॉलिड सब्सटेंस हैविंग ज्योमेट्रिकल शेप्स, क्या एक सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, ये क्या प्योर सॉलिड सब्सटेंस जिनके ज्योमेट्रिकल शेप, हैविंग ज्योमेट्रिकल शेप, यानी इनका कुछ ना कुछ शेप होता है। ठीक है, ज्योमेट्री पढ़े ही होंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूबॉइड, नहीं पढ़े होंगे, नाम तो सुने होंगे क्यूबॉइड का। ठीक है, क्यूब, तो ये क्या होता है, तो ये जनरली क्यूबॉइड और रेक्टेंगुलर से, ये क्यूबॉइड और क्यूब के शेप में आपको दिखेंगे, है ना। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, तो रिवर्सिबल चेंजेस क्या है भाई, द चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशन इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, कहता वह चेंज
जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं कब, कंडीशन को रिवर्स करके, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल चेंज कहलाएगा। यानी जैसे आप आइस वाटर को आइस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कब, कब करते हैं, जब हम वाटर के अंदर से हीट को निकाल देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो फ्रीज हो जाता है। अब कहोगे हीट कैसे, वाटर तो हीट रहता ही नहीं है। वाटर, नॉर्मल वाटर जो भी होगा वो मिनिमम आपको 20, 25, 30 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। अब आप उसका हीट निकालेंगे तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होगा, 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, एंड तन कहाँ पहुँचेगा, 0 पे पहुँचेगा। और जैसे वो 0 पे पहुँचेगा वो क्या हो जाएगा, फ्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो फ्रीज कर जाएगा, इसका मतलब हमने किया क्या, हमने उसके टेम्परेचर को निकाला। फिर उसी को अगर हम फिर वाटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस हो जाएगा। तो यानी तो हमने यहाँ क्या किया, हमने चेंजेस लाया है उसके अंदर, एक ही चीज़ के अंदर दो बार चेंजेस लाया, है ना, कब, तो कैसे, और तो कंडीशन को चेंज कर करके। एक बार हीट निकाला था, एक बार हीट दिया, यानी एक बार पहला बार मेरा कंडीशन क्या था, हमने हीट को निकाला, दूसरी बार क्या किया, मैंने हीट को डाल दिया, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि वह वैसा चेंज जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द कंडीशन, इनको हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। तो कुछ रिवर्सिबल चेंजेस आपके यहाँ दिए हुए हैं यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर बाय हीटिंग, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर बाय हीटिंग जो मैंने अभी बताया, एंड डेट ऑफ वाटर टू आइस ऑन कूलिंग, और हमने आइस को क्या किया, वाटर कन्वर्ट किया कूलिंग। कूलिंग करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने हीट को निकाला ना, तभी तो वो कूल हुआ, ठीक है। सेकेंड है ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का सप्लाई करेंगे तो ग्लो होगा, वापस खींच लेंगे तो क्या होगा, फिर वो बुझ जाएगा। स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, ये भी क्या हुआ, जोर लगाया तो खिंचाया रबर बैंड, जोर नहीं लगाया, जोर धीरे धीरे कम पड़ने लगा तो फिर वापस क्या होगा, अपने जगह पे आने लगेगा। प्लॉइंग अ फील्ड, ठीक है, तो अगर प्लॉइंग एक तरफ से जोत रहे हैं तो क्या हुआ, वो दूसरे तरह का शेप बनाएगा, वापस अगर फिर उसके पीछे रिवर्स कर देंगे तो जो किया था फिर वो वापस क्या होगा, वैसा ही हो जाएगा, है कि नहीं। द चेंज विच कैनॉट बी रिवर्स इवन बाय चेंजिंग द कंडीशन इज कॉल्ड एन इवर्सिबल चेंज। अब नाम ही है इरिवर्सिबल, यानी जो रिवर्स ना हो सके, ठीक है। तो वह चेंज विच कैनॉट बी रिवर्स, वैसा चेंज जो रिवर्स नहीं हो सके, इवन बाय चेंजिंग द कंडीशन, फिर चाहे आप कंडीशन को ही चेंज क्यों ना कर दे, तो ऐसे को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, बेस्ट एग्जाम्पल है। पेपर और वुड व्हेन बर्न गिव्स एश एंड स्मोक, ठीक है। आप जब पेपर और वुड को बर्न करेंगे तो वो क्या देगा, एश और स्मोक देगा, ठीक है। वी कैनॉट ऑब्टेन पेपर बैक फ्रॉम द एश एंड स्मोक, लेकिन क्या हम उस एश और स्मोक से वापस पेपर ला सकते हैं क्या, नहीं ना। तो ये क्या हो गया, ये इरिवर्सिबल चेंज है ना। यानी हम कह सकते हैं ये इरिवर्सिबल चेंजेस का एग्जाम्पल है ना। यानी यहाँ हम रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं करा सकते हैं, ठीक है। एजिंग ऑफ लिविंग बींग्स, वी कैनॉट मेक एन ओल्ड मैन अ चाइल्ड बाय एनी मेथड, किसी भी बूढ़े व्यक्ति को हम क्या जवान बना सकते हैं क्या, नहीं ना, ऐसा तो मजा आ जाता है ना। अब साइंटिस्ट इस पे भी लगा होगा, हमारे विश्व के साइंटिस्ट अभी भी इस पे शोध कर रहे हैं, कुछ ऐसा करे कि भाई आदमी का उम्र बढ़ जाए, है ना, इस तरह का। चेंज चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यू कैनॉट गेट मिल्क बैक फ्रॉम कर्ड, आप दूध से दही तो बना लेंगे, लेकिन क्या दही से दूध निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, आप बहुत से बहुत लस्सी पी सकते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, अ ट्री कैनॉट बी रिवर्स बैक इनटू अ प्लांट, क्या किसी पेड़ को आप पौधे में बदल दीजिएगा क्या, नहीं ना। किसी वृक्ष को, बड़े वृक्ष को आप पौधे में बदल दीजिएगा, छोटे पौधे में नहीं ना। रस्टिंग ऑफ आयरन, यू कांट गेट बैक आयरन फ्रॉम द रस्ट बाय अ सिंपल प्रोसेस, लेकिन आप यानी कह रहा है क्या कि यू कैनॉट गेट बैक आयरन फ्रॉम द रस्ट बाय अ सिंपल प्रोसेस, आप लोहे को वापस नहीं ला सकते हैं रस्ट से, यानी आपका जो रस्टिंग होता है, रस्टिंग का जो आप देखते होंगे, वो रस्ट पाउडर जो कर सकते हैं, आयरन का पाउडर जो दिखता है ना, जो छूने पे आपके हाथ में भी आ जाता है और आपका हाथ भी क्या होता है, उसी कलर का हो जाता है, ठीक है। तो वो उससे आप क्या वापस आप ला सकते हैं फिर आयरन, नहीं, सिंपल प्रोसेस तो नहीं ला पाएगा, फिर आपको केमिकल चेंजेस में जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपको सर्टेन एप्लीकेशन से उसको गुजारना पड़ेगा, तब जाके वो आएगा, ओके।
अब बात करते हैं फिजिकल चेंज की। बिफोर वी डिफाइन अ फिजिकल चेंज, लेट अस स्टडी इट्स नेचर बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कह रहा है इससे पहले कि हम फिजिकल चेंज को डिफाइन करें, आइए हम जानते हैं कि इसके नेचर को जानते हैं कुछ एक्टिविटी को करके, ठीक है, कि भाई फिजिकल चेंज होता क्या है। अब टू स्टडी द ब्रेकिंग ऑफ ए वुडन स्टिक इनटू पीसेज। हम यहाँ पे क्या स्टडी करने जा रहे हैं कि यानी जो लकड़ियों का जो है, ठीक है, वुडन का स्टिक्स को हम पीस में यानी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, देखेंगे कि अपने आप ये टूट रहा है कि इसको तोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड अ थिन वुडन स्टिक, एक पतला चाहिए ताकि जो हाथ से टूट भी जाए इजीली, वुडन स्टिक। प्रोसीजर ब्रेक द वुडन स्टिक इनटू स्मॉलर पीसेज, यानी हाँ हमने ब्रेक किया है, हमें करना पड़ रहा है, ठीक है, कि हम ब्रेक किए उसको स्मॉल पीस में। पुटिंग दिस पीसेस टुगेदर ट्राई टू मेक द स्टिक, और हम चाह रहे हैं कि इसको साथ में जोड़ दें, ठीक है, और एक वापस स्टिक बनाते हैं, ठीक है। वुड यू गेट द ओरिजिनल अनब्रोकन स्टिक ऑफ वुड, क्या तुम्हें वो ओरिजिनल अनब्रोकन स्टिक ऑफ वुड मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कारण क्यों है? व्हाट काइंड ऑफ, ये भी मैं बताता हूँ, पहले ये देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन कुड बी मेड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट, क्या आपने ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है, क्या आपने आकलन किया इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। ऑब्जर्वेशन, द ओरिजिनल स्टिक कुड नॉट बिल्ड फ्रॉम देयर पीसेस, यानी ओरिजिनल स्टिक कभी नहीं वापस बन सकता है, उसके जो टूटे हुए को भी हम जोड़ दें तो भी नहीं बनेगा। सेकेंड, देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ऐसा नहीं कि हम स्टिक तोड़ दिए तो 2-4 स्टिक और निकल गया उससे, नहीं, बर्बाद हो गया, जो था वो भी खत्म हो गया, ठीक है, इसलिए कोई सब्सटेंस भी नहीं बना उससे। देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द वुड, हाँ ये चीज है कि वो जो पीसेज है, जो पीसेज ऑफ वुड है, उनका भी वही प्रॉपर्टीज होगा, उनके अंदर भी वही प्रॉपर्टीज होगा जो पूरे स्टिक के अंदर था और उसके हर एक पार्टिकल्स के अंदर था, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। कंक्लूजन, आपने क्या निकाला इससे, क्या कंक्लूड किया? तो इन दिस चेंज देयर इज अ चेंज इन साइज ऑफ द वुडन स्टिक, हमने देखा कि यहाँ पे हमने स्टिक के साइज को चेंज कर दिया, पहले बड़ा था अब छोटा हो गया। बट ईच पीस स्टिल हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वुड, जैसा मैंने अभी बोला, लेकिन हर स्टिक जो निकल रहा है, स्टिक का पीस जो है, उसके पास भी वो सारे प्रॉपर्टीज होंगे वुड के जो ओरिजिनल स्टिक के पास थे। नो हीट और लाइट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन दिस चेंज, ठीक है, कोई ना ही कोई हीट निकला, ना ही कोई नाट निकला और ना ही एब्जॉर्ब हुआ इस प्रोसेस के दौरान, ठीक है, ओके। अच्छा, ये आपने सोचा क्या कि इस पीसेस को जब हम जोड़े तो ये ओरिजिनल स्टिक क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना क्योंकि जब हमें तोड़े होंगे ना तो उसके कुछ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स वो निकल के नीचे गिर गए होंगे, है ना, जो मिस हो गए उस स्टिक में से, आपको दिखेगा भी नहीं, और वो पार्टिकल्स क्या होगा, नीचे जमीन पे गिर जाएगा, छोटे छोटे फॉर्म्स, मतलब पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स के रूप में, ठीक है। तो वो पार्टिकल्स तो चला गया ना, वो जो पहले था उसके अंदर, लेकिन आपके तोड़ने से वो क्या हुआ, उसको वाइब्रेशन, उसके झटके के कारण वो क्या हुआ, वो ये कुछ पीसेस तो अलग अलग हुए और वो एक और अलग सा निकला जो शायद आपको दिखेगा भी नहीं, ठीक है। और कभी कभी आपको दिख भी जाएगा जब वो छोटे छोटे एकदम पार्ट्स में या फाइन पार्टिकल्स में नीचे गिरेंगे तो आपको दिख जाएगा, अरे ये भी एक छोटा सा तिनका गिरा हुआ है इसका, ठीक है। और ऐसे भी हम ब्रेक किए तो वही पार्टिकल लूज हो गया, पार्टिकल लूज हुआ तभी तो टूट गया ना, ठीक है, लूज हो गया, अलग अलग हो गया, कुछ पार्टिकल्स के मिस हो गए, तो मिस हुए चीज को कभी आप कंप्लीट कर पाइएगा क्या? नहीं कर पाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू स्टडी द चेंज इन स्टेट ऑफ वाटर। अब हम वाटर के स्टेट में चेंज को जानेंगे, ठीक है। मटेरियल्स क्या चाहिए आपको, वाटर चाहिए, बीकर चाहिए, पोकलेन प्लेट चाहिए, ठीक है। पोकलेन प्लेट आप देखे होंगे, ये आप कह सकते हैं मटेरियल्स होता है जो चीनी मिट्टी टाइप का कह सकते हैं, ठीक है, उसी टाइप का ये सामान हो गया पोकलेन, ठीक है। अब क्या प्रोसीजर, टू टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ए बीकर, आप स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर लीजिए एक बीकर में, जिसकी क्वांटिटी क्या है 250 ml है। हीट इट अंटिल स्टार्ट गिविंग स्टीम, इसको हीट कीजिए जब तक ये स्टीम देना शुरू न कर दे। होल्ड और क्लैंप अ प्रोक्लेन प्लेट ओवर द स्टीम, अब क्या करना है, स्टीम के ऊपर एक प्रोक्लेन प्लेट लगाइए, ठीक है। उससे होगा क्या भाई, तो कलेक्ट द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन अनदर बीकर, यानी उस वो जो जो स्टीम निकल रहा है ना वो प्रोक्लेन प्लेट पे गया, वहां पे पानी क्या किया,
हीट लूज कर दिया। क्यों भाई? क्योंकि प्रोक्लिन प्लेट पहले क्या था? ठंडा था, ठंडा था ना, और वो वाटर वेपर आया गर्म था। लेकिन जब गर्म चीज ठंडे चीज से मिला तो वो अपना टेम्परेचर क्या किया? उसको ट्रांसफर कर दिया। अब जब वो ट्रांसफर कर दिया तो फिर वो स्टीम से किस फॉर्म में आ गया? ज्यादा हीट देने की वजह से ना वो स्टीम में आ गया था। लेकिन अब वो कुछ हीट लूज कर दिया तो फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ गया। अब वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ पे आ गया? तो प्रोक्लिन प्लेट के ऊपर। ठीक है, कलेक्ट द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन अनदर बीकर। और जस्ट उस हम जो प्रोक्लिन प्लेट है उसके नीचे हमने एक अलग बीकर लगाया हुआ है। वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हुआ? धीरे धीरे रिसते हुए फिर से उसमें जाके गिर जा रहा है। ठीक है, ऑब्जर्व द टेस्ट, कलर एक्सेट्रा बोथ ऑफ द सैंपल ऑफ वाटर, डिस्क्राइब योर ऑब्जर्वेशन। आप उसके टेस्ट को देखिए, कलर को देखिए, है ना, ऑब्जर्व कीजिए यानी, और बताइए अपने ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, आपका रहा ऑब्जर्वेशन। ऑन हीटिंग वाटर लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम, यानी वाटर को जब हीट करते हैं तो वो क्या में बदल जाता है? स्टीम में बदल जाता है। पहले लिक्विड में था, बाद में किस में हो गया? गैस में हो गया वो। और हम जब कूल करते हैं तो गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। हमने अभी जस्ट बोला कूल कैसे हुआ? क्योंकि प्लेट प्रोक्लेन क्या था? पहले उसको हीट नहीं ना किया गया था, वो तो ठंडा पड़ा हुआ। अब वो स्टीम उस पर चिपका तो अपना क्या किया? हीट उसको लूज कर दिया। हीट लूज करने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन गया। ठीक है, तो वही करा है कि ऑन कूलिंग स्टीम गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर लिक्विड, यानी कूलिंग जब स्टीम को कूल किए तो वो क्या हुआ? लिक्विड में कन्वर्ट कर गया या वाटर में कन्वर्ट कर गया। ठीक है, थर्ड में क्या है? देयर इज नो चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर के प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होगा। आया बात समझ में? वाटर पहले भी वाटर ही था, अभी भी क्या है? ऐसा नहीं कि शरबत बन के निकलेगा, है ना। अब कंक्लूजन इन दिस चेंज, अब हम देखते हैं कि हमने क्या देखे, कंक्लूजन में क्या निकले यहाँ से। इन दिस चेंज वाटर चेंज इट्स स्टेज फ्रॉम लिक्विड टू गैसेज एंड फ्रॉम गैसेज टू लिक्विड। हमने देखा क्या कि पहले वाटर लिक्विड से गैस बना, ठीक है, और फिर गैस से वो क्या बना? लिक्विड बना। तो हम कह सकते हैं कि ये चेंज क्या था? रिवर्सिबल था, है ना। और अभी से जस्ट पहले पड़ा था वो क्या था? इरिवर्सिबल था ना। देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, वाटर की प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वाटर का फॉर्मूला था H2O। पहले भी वो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम से बन रहा था, और अभी भी हम जब चेक करेंगे तो पता चलेगा क्या कि अभी भी जो वाटर का ड्रॉपलेट्स है वो भी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, वाटर की प्रॉपर्टी में भी कोई चेंज नहीं होगा। ड्यूरिंग हीटिंग हीट इज ऑब्जर्व एंड ड्यूरिंग कूलिंग हीट इज इवॉल्व। जब हम हीट करते हैं तो क्या हुआ? हीट एब्जॉर्ब होता है ना। जब हम हीट करते हैं तो हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। एंड ड्यूरिंग कूलिंग हीट इज इवॉल्व, और जब हम कूल करते हैं तो हीट क्या होता है? इवॉल्व होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा था हीटिंग के दौरान, ठीक है, उतना ही हीट क्या रहा है? इवॉल्व हो रहा है कूलिंग के दौरान। आया बात समझ में? उतना ही हीट क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है कूलिंग के दौरान। ठीक है, अब हम कैसे बताएं कि यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है? दोनों केस में, कूलिंग केस में हीट इवॉल्व हो रहा है तो लगता है तो ऐसा नहीं है हीट, जबकि लग रहा है कि हीट इवॉल्व हो रहा है हीटिंग के ही केस में, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने वाटर हीट एब्जॉर्ब किया ना, और वो हीट एब्जॉर्ब करने के कारण क्या बन गया? स्टीम बन गया। ठीक है, लेकिन जब वो प्रोक्लेन से प्लेट से टकराया तो उसने क्या किया? वो हीट को रिलीज किया है। वो हीट किसको दे दिया? प्रोक्लेन प्लेट को। तो प्रोक्लेन प्लेट यहाँ पे क्या हो गया कि प्रोक्लेन प्लेट यहाँ तो प्रोक्लेन प्लेट को दिया तो हुआ क्या? इवॉल्व हुआ। चीज समझ में आ गया? ओके, फ्रॉम द कंक्लूजन डिराइव फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कैन नाउ डिस्क्राइब फिजिकल चेंजेस। अब हमने जो भी चीज पढ़ा है उसको देख के हम अच्छे से बता सकते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। ठीक है, व्हाट इज अ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज क्या होता है? तो प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर, फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। शेप हो गया, साइज हो गया, किसी चीज का कलर हो गया, फिजिकल स्टेट हो गया। फिजिकल स्टेट मतलब कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, चाहे टेम्परेचर की बात कर ले, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं। ठीक है, a change or एक ऐसा change in which only the physical properties of any substance gets changed and no new substance is formed is called a physical change। एक ऐसा change जिसमें कि किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी ही सिर्फ चेंज होता है, और उसके चेंज होने से कोई नया सब्सटेंस बनता नहीं है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो हम ऐसे चेंज को क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए क्या भाई, सम टिपिकल फिजिकल चेंजेस आर इवोपरेशन और कंडेंसेशन ऑफ वाटर। चाहे वाष्पीकरण हो, चाहे उस वाष्प का क्या हो, फिर से कंडेंसेशन हो, यानी उसका जल में परिवर्तन होना। ठीक है,
डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट और शुगर इन वाटर, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट और सोल्यूशन शुगर इन वाटर। आपको देखिए मैंने पहले ही बताया था और आपकी बुक में ये चीज़ आ भी गया, चाहे आप नमक को पानी में मिलाइए चाहे आप शुगर को पानी में मिलाइए, ये बेस्ट एग्जांपल होता है चीज़ों को समझाने के लिए, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि आपके लेवल में कोई राइज नहीं होता है, बताया था ना, आपके लेवल में कोई राइज हुआ क्या, वाटर के लेवल में राइज हुआ नहीं, ना हुआ, ठीक है। हो भी सकता है, कब होगा, कब तक नहीं होता, जब तक वो उसका इंटरमोलिकुलर पास पार्टिकल्स क्या होता है, फिर जब तक वो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल बढ़ेगा नहीं तब तक आपका लेवल भी राइज नहीं होगा। तो कह रहा है कि कोई, लेकिन कोई नया सब्सटेंस बना क्या उससे, शुगर सोल्यूशन डाल दिए, ऐसा तो नहीं कि दोनों मिल जाने के बाद शुगर गायब हो गया तो क्या वो एक नया सब्सटेंस बना दिया, नहीं, वो अभी भी क्या है, उसके अंदर सिर्फ शुगर और वाटर ही है ना। अब इवोपरेशन हुआ जैसे कंडेंसेशन हुआ, उसमें मेरा प्रोडक्ट क्या है, वाटर ही है ना, चाहे जो 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 स्टीम बन रहा है वो भी वाटर ही था, और जो वाटर बन रहा है वो तो ऑलरेडी वो क्या था, वो तो वाटर ही था, ठीक है। तो इसमें लेकिन कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ क्या कि वाटर की जगह ब्लड भी गिरने लगा कंडेंसेशन के दौरान, खून गिरने लगा क्या, नहीं ना, वाटर ही गिर रहा है। तो निश्चित है कि यही हुआ कि कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, इसके कहने का मतलब यही है, आया बात समझ में। अब बोला है मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड ऑन हीटिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ ए लिक्विड ऑन कूलिंग, कह रहा है मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड ऑन हीटिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ ए लिक्विड ऑन कूलिंग, यानी ये तीसरा बता रहा है क्या होता है कि सॉलिड का मेल्ट होना, ठीक है। अभी हम जस्ट पढ़े हैं क्या कि प्रॉपर्टी जैसे शेप हुआ, साइज हुआ, कलर हुआ, फिजिकल टेम्परेचर, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और जब किसी चीज़ में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आए लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजिंग नहीं आए तो हम ऐसे चेंज को क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज करते हैं, ठीक है। तो शेप साइज में चेंजिंग हो सकता है, अभी मैंने क्या बोला कि शुगर सोल्यूशन में जब तक साइज से उसका लेवल नहीं हाई होगा जब तक इंटरमोलिकुलर स्पेस पूरा फिल नहीं होगा, अब जब इंटरमोलिकुलर स्पेस फुल हो जाएगा तब फिर वो क्या होगा, लेवल बढ़ जाएगा, है कि नहीं। और वही यहाँ जी बोल रहा है कि हम जब सॉलिड को हीट करते हैं तो वो मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है, तो क्या हुआ, फिजिकल स्टेट चेंज हो गया ना, पहले क्या था, सॉलिड था, बाद में क्या हो गया, लिक्विड हो गया। और फ्रीजिंग जब करते हैं उसी लिक्विड को जब हम फ्रीज करते हैं तो फिर वापस वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रॉन का सप्लाई तो ग्लो कर रहा है, वापस खींच लिया इलेक्ट्रॉन तो फिर ग्लो करना बंद। मैग्नेटाइजेशन ऑफ एन आयरन पीस और डिमैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मैग्नेटाइज आयरन पीस, ठीक है, क्या है भाई, कहने का मतलब क्या हुआ इसमें, ठीक है, कि किसी भी आयरन आयरन पीस को मैग्नेटाइज करते हैं, ठीक है, और उसको डीमैग्नेटाइज करते हैं, ये भी क्या है, फिजिकल, तुमको क्या है, ये भी क्या हो गया, फिजिकल चेंजेस का ही एग्जांपल है, ठीक है। मैग्नेटाइज कर रहे हैं और डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, लेकिन उससे जैसे आप आयरन में अगर वायर बांध दोगे, ठीक है, क्लास 10 से पढ़ोगे कि आयरन में वायर बांधेंगे उसमें हम करंट सप्लाई करेंगे तो वो आयरन क्या करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप करेंगे वो फिर क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। यानी उससे फिर वो मैग्नेट का प्रॉपर्टी देना बंद कर देगा, यानी एक सिंपल आयरन वायर को होल्ड कर दें और करंट सप्लाई कर दें तो उसके अगल बगल आप छोटे छोटे पार्टिकल्स रख दो नेल का तो वो क्या करेगा, वो नेल को अट्रैक्ट कर लेगा। अब इसे घर में करना नहीं है क्योंकि अब अभी छोटे बच्चे हैं, ठीक है। आप जब 10th में जाएंगे तो हो सके फिर उस समय जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब आपको इसे एक्सपेरिमेंट करना है, ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना है आप लोगों को घर पे, ठीक है। लेकिन 10th में इन चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। अब देखो तो ये चीज़ समझ में आ गया कि भाई मैग्नेटाइजेशन और डिमैग्नेटाइजेशन क्या होता है, तो यही बोला, ये भी क्या फिजिकल, लेकिन इससे इससे क्या हुआ, अगर आयरन को हम मैग्नेटाइज किए तो ठीक है, वो आयरन पीस को अट्रैक्ट करने लगा यानी मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ कर दिए तो वो नहीं करने लगा, ठीक है। लेकिन इससे प्रॉपर्टी में से कुछ चेंजिंग हुआ क्या, वो पहले भी जो प्रॉपर्टी, वो पहले भी आयरन का बना हुआ था, अभी भी क्या का बना हुआ, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया क्या, नहीं ना हुआ। तो इसीलिए कहता है ये भी क्या है, फिजिकल चेंज के ही अंदर आएगा, है ना। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेज ऑन हीटिंग और कूलिंग, जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है, क्यों एक्सपेंड करता है, इसके पीछे केमिस्ट्री है, ठीक है। और जब हम किसी सब्सटेंस को कूल करते हैं तो वो पार्टिकल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी ठंड के मौसम में चीज़ें सिकुड़ जाती है और गर्मियों के मौसम में चीज़ें क्या करते हैं, बढ़ जाती हैं, ठीक है, ठीक। और इसी वजह यानी ये काफ़ी, ये 9th में आप पढ़ोगे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब आप हीट सप्लाई करते हो तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं इंटरमोलिकुलर पार्टिकल, वो आपस में क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, तेजी से, और स्ट्राइक करेंगे तो उसी की वजह से क्या होता है, उनका जो सरफेस का क्या होता है, एक्सटेंशन होना शुरू हो जाता है चारों तरफ से, ठीक है, यही वजह है। फिलहाल इतना ही समझ लीजिए। ब्रेकिंग ऑफ ए वुडन स्टिक, ठीक है,
वुडन स्टिक का ब्रेकिंग करना वही जस्ट हम पढ़े थे, वापस उसको क्या, यानी उसके में क्या स्टिक को तोड़े तो वो आयरन बन गया क्या? नहीं बन गया ना, प्रोडक्ट वही है। तो क्या हो गया, ये भी फिजिकल चेंज में ही आ गया। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को मोड़ दिए तो वो क्या हुआ, पेपर को मोड़ दिए तो रबड़ हो गया? नहीं ना हो गया, वो भी फिर भी क्या रहा, पेपर ही रहा, तो वो भी क्या फिजिकल चेंज में ही है। चेंज ऑफ चौक स्टिक इनटू चौक पाउडर, चाहे हम चौक स्टिक को चौक पाउडर भी कर दिए तो पहले भी चौक सॉलिड था, अभी भी चौक क्या है, सॉलिड ही है, भले वो छोटा पार्टिकल्स में क्यों ना आ गया। ठीक है, अब करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, यानी क्या क्या विशेषता है फिजिकल चेंज की, क्या क्या खूबियां हैं फिजिकल चेंज में। ठीक है, ऑल फिजिकल चेंज शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने फिजिकल चेंज हैं उनके पास कुछ खास विशेषता है उनके, तो वो जानते हैं। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस चेंज, किसी भी सब्सटेंस का अगर हम फिजिकली के अंदर फिजिकल चेंजिंग आता है, ठीक है, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ही सिर्फ चेंज होगी और कुछ नहीं चेंज होगा। जैसे स्टिक को था, तोड़ दिया, उसमें क्या हुआ, फिजिकली चेंज आया। फिजिकली मतलब क्या था, फिजिकली मतलब मैनुअली भी कर सकते हो, जिसमें आपको मैनुअली चीज दिखता हो, है ना, जो आप क्या कहते हैं इजिली देख करके बता सकते हैं, टच करके छू कर करके देख करके के उसके बारे में आप बता सकते हैं, वो सारा चीज क्या होगा, फिजिकल चेंज समझो वही है। यानी जो भी आप सामने से कुछ चेंजिंग देखते हो किसी के अंदर, वो सारा का सारा चेंज क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, अब वाटर के अंदर पार्टिकल्स कैसे कोलाइड करता है वो दिखता है क्या, तो वो क्या होगा, केमिकल चेंज आएगा। जब हम हीट देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, वो केमिकली चेंज हो गया एक तरह का। ठीक है, हमने हीट दिया, वहाँ पे केमिस्ट्री अप्लाई हुआ नहीं, हीट दिया ना, तो जाकर पार्टिकल्स कोलाइड करता है। ठीक है हीट दिया तब जाके पार्टिकल्स कोलाइड, तो आप उसको देख पाएंगे क्या, नहीं ना, इसलिए वो क्या काउंट होता है, केमिकल चेंज में। लेकिन स्टिक को तोड़ दिया था, हमें दिख भी रहा है और टूटा हुआ हम चीज देख करके बता भी सकते हैं कि टूटा हुआ है, तो ये क्या हुआ, ये फिजिकल चेंज हो गया। तो फिजिकली चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है यानी आप स्टिक तोड़ते हैं तो आपको क्या दिखता है, उसका शेप बदल जाता है, साइज बदल जाता है इसमें कलर नहीं बदलेगा, फिजिकल स्टेट नहीं बदलेगा। लेकिन आप आइस को तोड़ो, आइस को तोड़ोगे तो थोड़ा सा आपके हाथ में भी वाटर आ जाएगा, आ जाएगा ना। ठीक है, तो ब्रेक किए तो क्या फिजिकल स्टेट थोड़ा सा उसमें वाटर भी आपको फीलिंग होगा कि वाटर भी है। अब बहुत एकदम माइनस में अगर आइस है, हो जाता है हाई एकदम नेगेटिव डिग्री में अगर उसको फ्रीज किया हुआ है, तो फिर वो जल्दी से वो वाटर भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसको छोड़ने का जो टेम्परेचर चाहिए, तो आपके हाथ में वो वाटर कैसे आ जाता है पता है आपको, आपके बॉडी का जो हीट होता है वो किसको ट्रांसफर हो जाता है, आइस के अंदर चला जाता है, और वो उससे क्या होता है, फिर से पिघल जाता है उसी हीट को लेकर के। ठीक है, इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, अभी हम पढ़े ही हैं कि कोई भी सब्सटेंस फॉर्म होता है। फिजिकल चेंज आर टेम्पोररी एंड रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज टेम्पोररी भी हैं और रिवर्सिबल हैं। दैट इज अ फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस, यानी एक फिजिकल चेंज को हम कर सकते हैं, जो ही नहीं कि हर चीज़ हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी हम चाहें तो फिजिकल चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस। कैसे, अब फ्लोर में तुम कुछ आयरन के पार्टिकल्स डाल दो, तो क्या तुम वापस उस आयरन के पार्टिकल्स को निकाल करके फ्लोर और आयरन अलग नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना। ठीक है, तो अधिकतर केस में क्या हो सकता है कि हम वापस उसको उसी के फॉर्म में ला सकते हैं, कहने का मतलब ये होगा। ठीक है, लेकिन हर जगह नहीं होगा ये भी नो और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, या तो एनर्जी और ना ही रिलीज होगी ना ही ऑब्जर्व होगी, और होगी भी तो एकदम छोटे से मात्रा में होगी। ठीक है, किसके दौरान, तो फिजिकल चेंज के दौरान। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर हम पढ़ेंगे सम टिपिकल फिजिकल चेंजेस, एंड देन उसके अगले क्लास में हम पढ़ेंगे फिर क्या, केमिकल चेंजेस के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रहिए, घर पे रहिए, स्टे सेफ स्टे एट होम, बाय बाय।